नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना की जो तीसरी लहर है उसकी शिद्दत में इजाफा हो चुका है। हमने देखा गुज़िश्ता रोज वजीर आजम और खातून अव्वल भी कोरोना पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट्स आई और जिसके बाद उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया। बहुत सारी बातें हो रही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि शायद लोग इस तीसरी लहर को उतनी ज्यादा संजीदगी से नहीं ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में बढ़ते हुए केसेस और इसके असरात और जो फिगर्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो इस बात की गमाजी कर रही हैं कि इस वक्त सूरत हाल पेचीदा होती जा रही है। एनसीओसी कल अपने होने वाले इजलास में अहम फैसले करने की तवक्को रखता है। कल मुतवक्के है कि अहम फैसले किए जाएं। इस वक्त भी पूरे मुल्क के अंदर जहां जहां भी जिन केसेस में इजाफा हो रहा है वहां पे उसके मुताबिक दुकान, बाजार या ऐसे मकामात जहां पे लोगों की गैदरिंग्स हो सकें उसको बंद किया जा रहा है, या फिर उनके ऊपर टाइम्स या फिर स्मार्ट लॉकडाउन की जो कॉन्सेप्ट है उस पर अमल किया जा रहा है। मजमूई तौर के ऊपर अगर हम देखें तो गुज़िश्ता रोज जो 24 घंटे की जो एनसीओसी की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 31,107 जो कुल एक्टिव केसेस हैं वो पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए। 44 अफराद गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान जो दौरान जो अपनी जान की बाजी हार गए। यह एक ऐसी सूरत हाल है कि अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो बहुत ही मामला खराब हो जाएगा। गो के इस वक्त वैक्सीन मौजूद है। कुछ लोगों में गलत फहमियां भी हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज वजीर आजम इमरान खान का जब कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया उससे पहले उन्होंने वैक्सीन लगवाई थी। बहुत सारे लोगों में बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी ऐसी अफवाहें भी हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन्स भी हैं। आज इसी मौजू के ऊपर आज हम बात करेंगे और अपने जो मेहमान हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस सूरत हाल से निपटने के लिए वैक्सीन मंगवाने के हवाले से जो इस वक्त हमारे पास चीन से जो इमदाद के तौर पे वैक्सीन आ रही हैं वो पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से कितनी वैक्सीन मजीद खरीदने का इरादा है हुकूमत की जानिब से, और इसी के साथ साथ इसको निपटने के लिए एहतियाती तदाबीर के साथ साथ और क्या चीजें लाई जा सके, और ये तीसरी लहर जो है इसके कितने वेरिएंट्स हैं, मजीद इसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से इतनी ज्यादा अब इस लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। इन सब पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब जो कि सरबराह हैं कोरोना टास्क फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अब्दुल बारी जो कि सीईओ इंडस हॉस्पिटल है। आपका अब्दुल बारी साहब बहुत शुक्रिया। और प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब जो कि वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के, हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अपने मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान साहब, आपसे मैं आगाज करता हूं। मुझे जरा यह बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज जब वजीर आजम साहब का पॉजिटिव आया, टेस्ट कोविड पॉजिटिव आया, एक ये मिथ सोशल मीडिया के ऊपर और आम तौर के ऊपर ये गर्दिश कर रही है और कुछ लोग इसको डिस्करेज कर रहे हैं कि ये वैक्सीन लगवाने के बाद कोविड हुआ। मैं सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहता हूं कि ये मिथ है, इसको किस तरह से क्लैरिफाई करेंगे लोगों के लिए आप? जी शुक्रिया। नहीं, वैक्सीन लगवाने के बाद तो कोविड होने वाली बात गलत है। ये उनको यकीनन इन्फेक्शन जो है वो पहले हुआ होगा, हो सकता है कोई 5-7 रोज पहले हुआ हो और उसके बाद फिर उसके सिम्टम्स जो है दिखाई देने शुरू हुए। ये महज इत्तेफाक है कि उन्होंने कोविड का उन्होंने वैक्सीनेशन लगवाई और उसके 1-2 रोज बाद फिर ये उन्होंने टेस्ट जब कराया तो ये पॉजिटिव आया। इसका कोई वैक्सीनेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। वैक्सीनेशन जब आप करते हैं उसके जो फिर आपके अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसमें चंद हफ्ते लगते हैं। इम्यूनिटी डेवलप होने से तो प्रोटेक्शन नहीं होती कोई आपको फौरी तौर पे, उसकी प्रोटेक्शन आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है। तो ये जो उन्होंने वैक्सीन लगवाया इसका उस से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, तो रहमान साहब जो इम्यूनिटी की बात की है, मैं ये भी जरा पूछना चाहता हूं आपसे कि इम्यूनिटी वैक्सीन लगने के कितने टाइम बाद इम्यूनिटी डेवलप होती है आपकी बॉडी के अंदर? ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है। इसे 2 से 3 हफ्ते लगते हैं आपको पूरी तरीके से, और फिर जब दूसरा डोज लगवाते हैं तो फिर फुल इम्यूनिटी उसके बाद पैदा होती है। तो कई हफ्ते लगते हैं। अगर आप तीसरा डोज 3 हफ्ते बाद लगवा रहे हैं दूसरा डोज, तो उसके 1 या 2 हफ्ते बाद, यानी कि टोटल जो टाइम है वो 4-5 हफ्ते लगता है ताकि इससे पहले कि आपके पास पूरी तरीके से इम्यूनिटी हो। फौरी इम्यूनिटी नहीं होती, और ये भी वेरी करता है इंडिविजुअल्स में कि किस हद तक आप इम्यून होते हैं। कुछ जो हैं उनमें एंटीबॉडी जल्दी डेवलप हो जाती हैं, कुछ में देर में डेवलप होती हैं। तो ये भी इंडिविजुअल्स के हिसाब से वेरी करता है। बिल्कुल ठीक। मैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब आपसे जरा पूछना चाहता हूं, ये तीसरी वेव है क्या आखिर?
ये जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तीसरी वेव, ये दूसरी तीसरी, क्या इसमें वेरिएंट्स हैं? और मैं पहले चाहूंगा कि तीसरी वेव को डिफाइन कर दीजिए कि कितनी लीथल है हमारे लिए। बहुत शुक्रिया जी। देखें, मेरा ख्याल है वेव्स का तो इतना नहीं है, ऑल्दो ये इस तरह इंटरनेशनली और नेशनली बहुत इस्तेमाल हो रही है। देखें, ये कांस्टेंट फिनोमिनन है। जब से फरवरी 2020 से पाकिस्तान में ये चीज़ आई और 11 दिसंबर 2019 से वुहान से पूरी दुनिया में फैली, तो कोई किसी मुल्क में भी ऐसा दिन नहीं गुजरा कि कोई वेव ख़त्म हो गई हो और बीमारी ख़त्म हो गई और दोबारा आई हो। ये कांस्टेंट फिनोमिनन है और डेफिनेटली इसकी सर्जेस आती रहती हैं, अप एंड डाउन होती रहती है। इट इज़ रोलर कोस्टर ग्लोबली इन एवरी कंट्री। इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस सर्ज को डिफाइन करने की। और अब तीसरी चीज़ भी आ गई है कि तीसरी चीज़ ये है कि आपके कितने % ऑफ द पॉपुलेशन हैज बीन वैक्सीनेटेड। अगर आप ये समझते हैं कि ये बिल्कुल तारीख का हिस्सा बन जाएगी और ये जो सर्ज है बिल्कुल लो लेवल पे चली जाएगी और ट्रांसमिशन खत्म हो जाएगी, उसके लिए आपको हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, जो कि मिनिमम 75% आपकी आबादी को जब वैक्सीनेट एक्टिवली हो जाएगी तो फिर होगी। इसका मतलब लोगों को हमें वैक्सीनेट करना पड़ेगा। मीनवाइल टिल वी डू दैट इन नेक्स्ट 4 years और सो, हमें अपने एटीट्यूड्स देखने होंगे। जब हम इसको सीरियसली लेंगे और ट्रांसमिशन रोकने के लिए पुरहजूम, चाहे वो मजहबी फंक्शन है, चाहे सियासी हैं, चाहे वो सोशल नेचर के हैं, शादियां हैं, उनको रोक देंगे। डॉक्टर साहब, एक चीज में मैं आपको जरा पूछूंगा यहाँ पे, आपने कहा कि जो हर्ड इम्यूनिटी हमारे यहाँ, ये हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट होने में या बनने में मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए कितना वक्त लगेगा, ये अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करूं तो? अनफॉर्चुनेटली जो अभी तक मैं मस्ट कन्फेस के हम सुस्त रवि का शिकार है हमारी, जो क्योंकि अभी तक तो जो सिर्फ और सिर्फ डोनेटेड वैक्सीन्स लग रही हैं और जाहिर है कि डोनेटेड वैक्सीन्स जो हैं उनसे तो इस वक्त तक हम 5 लाख लोगों के, चाहे वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर थे चाहे अबव 65 थे, उनको लगा सके हैं। तो दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो हमें इसको बहुत जल्दी एक्टिवेट करना पड़ेगा। और अब अच्छी चीज है कि प्राइवेट सेक्टर को भी इजाजत मिल गई कि वो स्पुतनिक भी आ रही है और चाइना की 2-3 वैक्सीन खासकर जिसपे हमने ट्रायल किया था 18,000 लोगों का, कैनसाइनो का, वो भी होपफुली नेक्स्ट वीक में अवेलेबल हो जाएगी। तो प्राइवेट सेक्टर उसको खुद लगा लेगा। पब्लिक सेक्टर के लिए या गरीबों के लिए हुकूमत को इफेक्टिवली फिलैंथ्रोपी को एक्सप्लॉइट करना पड़ना है, चैरिटीज को करना पड़ेगा और खुद उसकी फंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि देखें ये सबसे इंपॉर्टेंट अमल है। मीनवाइल हमें रीएम्फसाइज करते रहना चाहिए। और मैं यहाँ ये भी बताता चलूं, अभी तक दुनिया में कोई वैक्सीन ऐसी दरियाफ्त नहीं हुई जो 100% इफेक्टिव हो। तो ये तो हमें जो प्रिकॉशंस हैं, जो हम SOPs कहते हैं, ये तो हमें अपनी जिंदगी में रखने ही पड़ेंगे हर सूरत। और ये जैसे ताउर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इसकी जब डोज लगाने के ऑब्वियसली 28 दिन के बाद आप सोच सकते हैं कि किसी हद तक आपको प्रोटेक्शन है। 100% प्रोटेक्शन नामी कोई चीज नहीं है। मैं डॉक्टर अब्दुल बारी साहब से मैं जरा पूछना चाहता हूं, डॉक्टर साहब ये जरा जिस तरह से प्रोफेसर अताउर रहमान साहब, डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने जो बात की है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नंबर 1 चीज ये कि आपकी जो इस वक्त हम सिर्फ जो चैरिटेबल वैक्सीन है उस पर हमारा काम चल रहा है। ड्रैप ने जो इजाजत दी है, जो प्राइस उसकी है वो 8 से 9 हजार रुपए तक की है। आप समझते हैं कि हमारे यहाँ जिस तरह से लोगों की जो अफोर्डेबिलिटी है, ये जो परचेजिंग पावर है, और एक घर में अगर मुख्तलिफ लोग हैं, तो क्या ये मुमकिन हो सकेगा कि लोग प्राइवेट सेक्टर में जाके इसको लगवा सकें? अब तक हमने इसको खरीदने के हवाले से क्यों नहीं गवर्नमेंट ये स्टेप्स उठा सकी? देखिए, इसका जवाब तो गवर्नमेंट दे सकी कि क्यों नहीं उठा सकी, लेकिन बात यह है कि जैसे जावेद अकरम साहब ने भी कहा और अताउर रहमान साहब ने भी कहा है कि जी देखें, हमारी जो पॉवर्टी की जो लाइन है वो 33% है। अगर आप $1 अ डे की इनकम पे जाएं, अगर $2 अ डे इनकम पे ऊपर जाएंगे तो ये तकरीबन 50 से ऊपर चली जाती है। तो ये तो डेफिनेटली इसके लिए तो प्राइवेट से पब्लिक सेक्टर ही होगा और उसकी सपोर्ट के लिए नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर जो है ना, ये चैरिटी सेक्टर जो है ना, वो हेल्प करेगा इसके अंदर। लेकिन ये कि एक बहुत बड़ा चंक है जो कि अफोर्ड कर सकता है, जिसके लिए अभी
उसमें बड़ी सुस्त रवैया, इसको जल्दी ही कर देना चाहिए था, इसकी प्राइसिंग को जल्दी कर, लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए, वो हो गई है। तो अब वो प्राइवेट सेक्टर वाले उसके अंदर ले लेंगे, और उम्मीद है जब अवेलेबिलिटी होगी तो फिलैंथ्रोपिक सपोर्ट भी आएगी। जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो भी अपना हिस्सा डालेंगे। देखिए, कोई भी एक सेक्टर जो है ना इस चैलेंज को पूरा नहीं कर सकता, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। तो हम सबको मिलके अपना अपना हिस्सा डालना होगा। और लेकिन आप फिर भी सुस्त रवि आप नहीं देखते गवर्नमेंट के? जी बिल्कुल, देखें, बात यही है कि हमको जो है ना बहुत फास्ट ट्रैक पे काम करना होगा। और इसके लिए आज ही मैं देख रहा था कि जैसे हम कोई तकरीबन 10,000 पर डे के हिसाब से गए हैं, और कोई हमारे पड़ोसी ममालिक को 60,000 के ऊपर हैं पर डे के ऊपर। तो जैसे आपने कहा, हर्ड इम्यूनिटी कब तक डेवलप होगी, ये डिपेंड करता है हमारे फास्ट एक्शन के ऊपर। और एक चीज ये भी होगी कि सप्लाई के ऊपर भी होगा, दुनिया में जो वैक्सीन है उसकी अवेलेबिलिटी क्या है उसके ऊपर, क्योंकि पूरी दुनिया को जरूरत है। हर एक एक्शन कर रहा है, हर एक मुल्क की कोशिश है कि वो जल्द से जल्द अपने लिए हासिल करे। तो हमको भी प्रोएक्टिवली काम करना होगा और जल्द ही करना होगा, जो डेफिनेटली यकीनन गवर्नमेंट इसके ऊपर कर रही होगी, उनकी भी कुछ मजबूरियां होंगी, लेकिन ये है कि हमको बहुत इसको फास्ट ट्रैक पे करना चाहिए। डॉक्टर साहब, सिंध की सिचुएशन जरा बता दीजिएगा कि क्या सिंध की सिचुएशन इस वक्त क्या है, जो केसेस के हवाले से क्या है? यहाँ पे भी ये थर्ड वेव उसी तरीके से अब जो है पेनिट्रेट कर रही है जैसे हम पंजाब या दूसरे रीजन में देख रहे हैं? सिंध में अभी वो डेफिनेटली बढ़ा तो है, लेकिन उतना नहीं बढ़ा जो कि आप समझें कि जो दूसरे सूबों के अंदर है। ज्यादा पंजाब इफेक्ट हुआ है। तकरीबन हम इस वक्त तकरीबन समझे कि 31,100 जो केसेस पिछले 24 घंटे में हुए हैं, उसमें से तकरीबन 260 या 265 जो है ना सिंध में हुए हैं। तो अभी वो सूरत हाल नहीं है। हॉस्पिटल्स के अंदर भी वो वैसा लोड नहीं है, अभी भी बेड्स खाली हैं। लेकिन ये हमको कंप्लेसेंसी नहीं करनी चाहिए, और आवाम को जो है ना अपना, जैसे जावेद साहब ने कहा, ये कंटिन्यूस फिनोमेना है, ये कोई वेव्स नहीं है, इसमें सर्जेस आती रहेंगी, और वो सर्ज आपके रवैयों के ऊपर होता है। अगर हमारे रवैये सही हुए, और अनफॉर्चुनेटली वो पहली वेव से लेकर और अभी तक वैसा वो नजर नहीं आया। आगे हमको इस कोविड की सिचुएशन के साथ जीना सीखना होगा, अपने मामूलात को उसी हिसाब से करना होगा, हमको मास्क पहन के रखना होगा, ये अपने लिबास का हिस्सा बनाना होगा, अपने जो सारी जो एसओपीज हैं उस पर अमल करना जरूरी है। जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, मैं कमर्शियल ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आएंगे तो जरा अपने मेहमानों से इस पर जरा मजीद आगे चल के बात करेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर अताउर रहमान साहब, जरा ये बताइएगा कि ये जो वैक्सीनेशन का अमल इस वक्त हो रहा है, ये भी इत्तलात हैं, और आप इसके बारे में जरा ज्यादा माहिराना राय दे सकेंगे कि जो वैक्सीनेशन हो रही है, क्या ये तीसरी लहर से महफूज रखने के लिए काफी होगी? बात यह है कि ये बहुत जरूरी है कि वैक्सीनेशन हो, और इससे यकीनन प्रोटेक्शन मिलता है। और कुछ 10 या 15% जिन लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन लेते हैं, लेकिन उनको फुल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी एक हद तक प्रोटेक्शन सबको मिलता है। अच्छा, किस हद तक प्रोटेक्शन होगी डॉक्टर साहब? ये बात यह कि जो सीरियस इलनेस है, जो सख्त बीमारी है, वो और जो अमवात हैं, उनसे आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है अगर आप वैक्सीनेट हुए हुए हैं, क्योंकि आपके जिस्म के अंदर एक मुदाफी कुव्वत पैदा हो जाती है। और आप ये तो इसलिए सब लोगों को चाहिए, सिवाय उनके जिनमें कोई खास ऐसी कंडीशन जो मेडिकली एडवाइज ना करें, जिसमें बहुत ज्यादा एलर्जिक रिएक्शंस होते हो या इस तरह की कोई सिचुएशन हो, तो डॉक्टर के मशवरे से करें। वरना हर एक को, खास तौर पे जो बड़ी उम्र के अफराद हैं, वो सबसे ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं, तो उनको तो फौरी तौर पे कराना ही चाहिए, और सभी को कराना चाहिए। और ये जो बाकी अफवाहत हैं कि साहब इससे ये नुकसान हो जाएगा, उन सब पे यकीन नहीं करना चाहिए। सबको मिलकर इसमें आगे बढ़ना चाहिए। जितना जल्द और जितने ज्यादा लोग वैक्सीन लगाएंगे, उतने जल्द हम एक हद तक इस पर काबू पा सकेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो इत्तलात हैं जिसके बारे में मैंने आपसे सवाल पूछा कि थर्ड वेव जो है, जो वैक्सीनेशन इस वक्त हमारे यहाँ लग रही है, कहा जा रहा है कि जो थर्ड वेव जो आई है, जो करंट वैक्सीनेशन हो रही है, ये इसका मुकाबला नहीं कर सकती है। इसके बारे में जरा पर्टिनेंट अगर जवाब मिल जाए तो जरा क्लैरिटी आ जाएगी। बात यह है कि ये जो थर्ड वेव है, इसमें काफी हद तक जो ताल्लुक है
ये जो यूके वेरिएंट है, जो कि कोई महीना भर पहले पंजाब में पाया गया था और फिर दूसरे इलाकों में पाया गया, जो B117 कहलाता है, उसका काफी हद तक हाथ है। और ये जो है ये 70% ज्यादा तेजी से फैलता है दूसरे जो ओरिजिनल चाइनीज कोरोना वायरस जो चाइना में पाया गया था उसके मुकाबले में इसकी ये वेरिएशन जो है बहुत ज्यादा तेजी से फैलती है। और ये जो तीसरी वेव है काफी हद तक, लेकिन इसके ऊपर कोई डेफिनेट स्टेटिस्टिक्स तो नहीं है कि किस हद तक पुराना वेरिएंट मौजूद है और किस हद तक नया वेरिएंट मौजूद है। लेकिन जो वैक्सीनेशन जो है ये काफी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है वैक्सीन्स, और जो ये लगाई जा रही हैं सिनोफार्म की जो वैक्सीन है ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, तो ये आप काफी हद तक कवर करेगी इस वेरिएंट को जो कि अब ज्यादा पाया जाने लगा है पाकिस्तान में। किस हद तक पाया जा रहा है इसको नहीं कह सकते क्योंकि सही डेटा नहीं है, लेकिन ये ख्याल किया जाता है कि ये B117 जो है उसका काफी इसमें हाथ है, क्योंकि इसमें 17 वेरिएशंस हो चुकी हैं, जिसमें से 8 वेरिएशंस उस स्पाइक प्रोटीन की जगह पे हुई हैं, जिसकी वजह से ये ज्यादा आसानी से दाखिल हो जाता है इंसानी खलियों में। और यही वजह है कि ये बहुत ज्यादा तेजी से अब फैल रहा है, क्योंकि जो दिफाई निजाम है वो उसके खिलाफ इतना मजबूत नहीं रहता, क्योंकि ये तब्दील कर चुका है अपनी शक्ल, और ये बराबर हर 2-3 हफ्ते बाद अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है। और यही सबसे खतरनाक बात है इस वायरस की कि ये जिस अंदाज से और जिस तेजी से तब्दील कर रहा है, तो ये और भी ज्यादा मोहलिक खुदा ना खास्ता सूरत इख्तियार कर सकता है। डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, जिस तरह से प्रोफेसर अताउर रहमान साहब ने बात की है कि ये अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है, आमतौर के ऊपर यह भी देखा जा रहा है अभी इस वक्त के बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका कोविड टेस्ट जब वो करा रहे हैं तो वो नेगेटिव आ रहा है, लेकिन साथ साथ ये चीज स्कैन जिसे हम HRCT स्कैन कहते हैं ये उसमें भी डिटेक्ट हो रहा है। तो जब इसकी डिटेक्शन हो जा रही है तो वो कौन सी अलामात, कौन सी चीजें हैं जिसमें लोगों को अपने हिफाजती इक़दामात या डॉक्टर से या अस्पताल में रुजू करना चाहिए कि अगर वो नेगेटिव है भी तब भी और उनके अंदर अगर कुछ अलामात या मामूली अलामात हैं तो वो इसमें आगे डॉक्टर से रुजू करें? देखिए, एक तो ये है कि जो बुखार है वो बुखार सेटल नहीं हो रहा इन स्पाइट ऑफ वो सारी चीज़ें के, और इसके अलावा जो है ना खांसी का होना, सांस पे तकलीफ होना, और जैसे ही आपको सैचुरेशन कम होना शुरू हो जाए तो पहले ही डॉक्टर को आपको हॉस्पिटल चला जाना चाहिए ताकि वो आपका एक्सरे कर लें। एक्सरे से भी कुछ इन्फिल्ट्रेट्स आ जाते हैं और अगर वो नहीं है तो HRCT से आ जाता है। तो उसको जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हो आम ट्रीटमेंट के अंदर और उसके सिम्टम्स वही हों जो कि जैसे जिस्म का टूटना, जिस्म में दर्द होना और ये डायरिया का होना और ये जो है ना अपना सेंस ऑफ स्मेल या टेस्ट चला जाना, ये भी अलामात हैं। लेकिन डर और खौफ उतना नहीं है। आमतौर पे कहा यह जा रहा है कि कुछ नहीं होता, कोरोना कुछ नहीं है, ये महज एक प्रोपेगेंडा है, ये महज डराने का एक हथियार है। और कुछ लोग तो इसको सियासी रंग भी दे देते हैं कि शायद सियासी तौर के ऊपर जो है वो कुछ चीजों की रोकथाम के लिए इसको ज्यादा आगे बढ़ाया जाता है। तो लोगों को क्या इस वक्त डर और खौफ की क्या जरूरत नहीं है, या वो उस डर और खौफ से निकल चुके हैं जो अब मामलात को वो आसान ले रहे हैं? देखिए, डर और खौफ तो नहीं होना चाहिए डेफिनेटली। इसकी एक बात यह है कि यकीन होना जरूरी है कि ये चीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। खौफ नहीं करना चाहिए क्योंकि जब आप खौफ में जाते हैं तो आपकी वैसे ही इम्यूनिटी कम होती है। तो इसलिए बेहतर ये है आप इसको एक्सेप्ट करें कि ये एक डिजीज कोविड-19 एक हकीकत है, और इसमें अनफॉर्चुनेटली वो लोग जिनके अपना कोई गरीबी, वैसे तो आपको ये ठीक इफेक्ट ना हुआ हो, लेकिन क्योंकि ये जरूर है कि इसको एक्सेप्ट करें और खुदारा ये सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना ज्यादा रिलाय ना करें, और इसको बिला समझे बूझे जो हम लोगों की आदत है सानिया हो गई, हम फॉरवर्ड कर देते हैं बगैर किसी इसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करते हुए। अभी सोशल मीडिया से जान छुड़ाएं। डॉक्टरों के जो हम कह रहे हैं कि हमें कोई शौक तो नहीं है किसी को खौफ दिलाना या किसी को ये करना। हम तो देखते हैं, देखें, लोग कहते हैं कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स फ्रंट लाइन में ये हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। हेल्थ केयर वर्कर फ्रंट लाइन नहीं है, फ्रंट लाइन पे कम्युनिटी है। कम्युनिटी को ये एक्सेप्ट करना है क्योंकि वो अगर एहतियात नहीं करेगी तो लोड आएगा हमारे ऊपर, जो कि आपकी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है।
इसको खुदारा टूटने मत दें, अगर ये टूट गई तो फिर फिर बहुत बुरा हाल होगा। तो अपनी एहतियात जरूर करें, इसको समझें कि ये एक हकीकत है और ये वक्त गुजर जाएगा इंशाल्लाह। हम लोग अगर अपने रवैयों पे तब्दीली करते हुए SOPs पे अमल करते रहेंगे तो इंशाल्लाह अब थर्ड क्या फिर कोई वेव भी नहीं आएगी इंशाल्लाह। ठीक, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब, आपसे जरा पूछना चाहता हूं, जिस तरह से डॉक्टर अब्दुल बारी साहब ने फरमाया कि रिलाई ना करें सोशल मीडिया के ऊपर या इधर उधर की बातों के ऊपर। आमतौर के ऊपर हम देखते हैं कि बहुत सारे टोटके, बहुत सारी चीजें, अगर किसी को बुखार या चीजें हो जाती हैं तो कोरोना से निपटने के लिए वो बहुत सारे ऐसे नुस्खे हैं जो एक दूसरे से शेयर किए जाते हैं, और यूजुअली आमतौर के ऊपर लोग अस्पताल जाने से इसलिए कतराते हैं कि अगर वहां गए तो फिर जिंदा सलामत वापस नहीं आएंगे, या वेंटिलेटर पे चले गए तो फिर वापस नहीं आएंगे। मैं इस बारे में आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या डॉक्टर के पास अस्पताल की डायरेक्ट चले जाना चाहिए या फिर ये नुस्खों और टोटकों पर अमल करना चाहिए? देखें जी, जो कुछ भी करना चाहिए वो कुछ ना कुछ एविडेंस होना चाहिए कि वो क्यों हम कर रहे हैं बतौर डॉक्टर। तो जाहिर है डॉक्टर्स तो एविडेंस बेस पे चलते हैं कि जो हमने तहकीक की, प्रोटेक्ट ट्रायल किया जो अभी तक चल रहा है, उसमें तकरीबन 29,000 लोगों को स्टडी कर चुके हैं कि कौन सी दवाई काम करती है और कौन सी नुकसान देती है या नहीं करती। और इसी तरह बहुत सारा इंटरनेशनल डाटा अब अवेलेबल है। जाहिर है ये जो अब जिसको आप थर्ड वेव कह रहे हैं ये अनफॉर्चुनेटली एक आफत है, लेकिन यहाँ पे एक चीज सिर्फ बेहतरी है कि पहली दफा जब ये कोरोना आया था तो हमें किसी को एज ए डॉक्टर भी नहीं था पता कि क्या चीज काम करती है और क्या नहीं करती। तो इसका जवाब अब काफी हद तक हमें आ चुका है, और बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ जब हम उस वक्त इस्तेमाल करते थे हमें समझ लगी कि इनका कोई इतनी इफादियत नहीं है, और बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ जो हम बाकी बीमारियों में इस्तेमाल कर रहे थे, चाहे वो गैंठिया है, गाउट है, आर्थराइटिस है या कैंसर है, उसकी समझ लगी कि वो अब इनमें काम करती हैं। तो मैं समझता हूं कि एक आम इंसान जो आपका देखने और सुनने वाले हैं उनके लिए सबसे बेहतर ये होगा कि जैसे बारी साहब ने कहा कि अगर उनमें अलामात हैं बुखार की, गले में खराश की, खांसी की, सूंघने की सलाहियत या टेस्ट करने की सलाहियत का चले जाना है, तो वो फौरी तौर पे डॉक्टर से रजू करें, क्योंकि चांसेस ज़्यादा बेहतर हैं उनके सर्वाइवल के अगर वो डॉक्टर के रजू करेगा, मुस्तनिद डॉक्टर, और मुस्तनिद डॉक्टर ही बेहतर इंसान होगा। हमें हर मरीज को दाखिल करने की जरूरत नहीं होती। शायद 5% मरीजों को हम दाखिले का कहते हैं, और दाखिला उनकी बेहतरी के लिए कहते हैं कि उस वक्त उनको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन चाहिए या हाई फ्लो ऑक्सीजन चाहिए या उनको इंट्रावीनस दवाइयात चाहिए, इसलिए हम दाखिल करना जरूरी समझते हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग तो एक मुस्तनिद डॉक्टर ही कर सकता है। और जहां तक ये परसेप्शन है कि हॉस्पिटल से जिंदा वापस नहीं आएंगे, ये बिल्कुल गलत है। हमने बहुत सारे मरीजों को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्रिटिकल हालत में देखा कि वो वेंटिलेटर से भी उतरे और बाद में इस वक्त घर भी जा चुके हैं। तो देखें, जो ये तो उस डिजीज की स्टेज पे डिपेंड करता है कि, लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी जल्दी आप और जितनी अग्रेसिवली आप शुरुआत में इलाज कर लेंगे उसकी आउटकम बीमारी की उतनी बेहतर होगी। और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा अलमिया होगा, क्योंकि ये जिस वबा से हम गुजर रहे हैं, जिसको मैं थर्ड वर्ल्ड वॉर कहता हूं, क्योंकि जहां 30 लाख लोग मर गए हैं दुनिया में, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर ही हो सकती है। तो इसलिए इसके हर मीटर के बाद किसी ना किसी की लाश पड़ी है, किसी मुल्क के मुसलमान की या नॉन मुस्लिम की। तो अब आखिर में इस अंधोनाक टनल के आखिर में एक हमें रे ऑफ होप नजर आ रही है इफेक्टिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम में, जिसमें हमारी अपनी यहाँ पे जो हमने ट्रायल किया उसमें शो किया कि 100% प्रिवेंशन है आफ्टर वैक्सीनेशन फ्रॉम सीरियस डिजीज, और 77% प्रोटेक्शन है फ्रॉम डिजीज ऑल टुगेदर। तो ये बहुत खुशाइंद नतीजे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब हम आगे जितने दिन रह गए हैं मैस अपना हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करने में, उसमें अपने आप को जिंदा रख पाएंगे। तो इस रिसर्च का और इस चीज का जो अल्लाह ताला ने शफा पैदा की उसका फायदा हासिल करने के लिए इस वक्त बहुत जरूरी है कि हम इससे किसी तरीके से अपने आप को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को बचा के निकलें, ताकि हमें इफेक्टिव वैक्सीनेशन हो जाए। उसके बाद इंशाल्लाह जो हमारी ख्वाहिशात की हमने कुर्बानी दी है वो रिज्यूम कर सकेंगे हम बहुत जल्द। बिल्कुल ठीक जावेद अकरम साहब, ये आपने बड़ी दुरुस्त और बड़ी बहुत ही मौसर बात की है। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर अपने इन मेहमानों से इसी मौजू के ऊपर मजीद बात करते हैं हमारे साथ।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर अताउर रहमान साहब, ये मुझे बताइएगा कि इंटरनेशनली जैसे पूरी दुनिया में इसमें रिसर्च हो रही है, जिस तरीके से हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, मुकम्मल तौर के ऊपर डॉक्टर साहब क्या वो ये भी कहा जा रहा है कि इतनी जल्दी कोई भी मौसर वैक्सीन या कोई भी दवा, क्या हम इस चीज में कामयाबी हासिल कब तक दुनिया कर लेगी वैसे, और कहां कहां पे इस पे ज्यादा काम हो रहा है कि कोई बहुत ही इफेक्टिव और मुकम्मल तौर पे ऐसी वैक्सीन मिल जाए जिसको लगाने के बाद मुकम्मल इससे बिल्कुल निजात हासिल हो सके? ये अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा। काम तो दुनिया भर में हो रहा है और जिस तेजी से और जिस लेवल पे हो रहा है कभी इंसानी तारीख में देखा नहीं गया कि इतने जबरदस्त एफर्ट। आप देखें कि लाखों पेपर्स बैन अवी तौर पे शाया हो रहे हैं और मुख्तलिफ एंगल से देखा जा रहा है इसको। लेकिन वैक्सीन जो डेवलप होती है उसमें कई साल लगते हैं, यानी कि 4-5 साल लगना मामूली बात है, क्योंकि पहले एनिमल ट्रायल्स होते हैं, फिर उसके बाद ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं। ये तो इमरजेंसी यूज के लिए खास तौर पे इजाजत दे दी गई है। ये नॉर्मल तरीके से वैक्सीन इंट्रोड्यूस नहीं हुई है जो दुनिया में इंट्रोड्यूस हुई है। एक स्पेशल परमिशन, क्योंकि वबा ऐसी फैली थी, दे दी गई है। तो और फिर ये म्यूटेट भी कर रहा है वायरस, जिसकी वजह से सिचुएशन जो है वो खासी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अब आप देखिए फ्लू वायरस जो है आज तक कोई उसका इलाज नहीं आया, कोई ऐसी वैक्सीन नहीं आई, क्योंकि वो भी म्यूटेट करता है और फिर वैक्सीन जो है वो उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो काफी हद तक जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि क्या इस वायरस में क्या ये भी सलाहियत है कि जो दीगर डिजीजेज हैं, जो दीगर बीमारियां हैं, ये उनके साथ भी मिक्स एंड मिंगल हो के जो है वो अपना काम दिखाए? जी, मतलब ये कि जो लोग दूसरी बीमारियों में मुब्तला हैं वो उन पे ज्यादा आसानी से अटैक करता है, ये कहना मुनासिब होगा। जैसे और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं और ये फिर हर आज़ा के ऊपर अटैक कर सकता है। ये दिमाग से लेके आपके दिल से लेके गुर्दों से लेके फेफड़ों से लेके हर जगह पर ये अटैक कर सकता है और इस वजह से बहुत एहतियात की जरूरत है हर स्टेज पर कि हम इसको कंट्रोल कर सकें। और जो दूसरे लोग दूसरी बीमारियों में हैं तो उनके जो फिर मॉर्बिडिटी है, जो उनकी अमवात की शरह है वो ज्यादा हो जाती है अगर ऐसे लोगों पर जब ये अटैक करता है। तो इस वजह से जो जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल इसका कोई रास्ता और नहीं है हमारे पास सिवाय इसके कि हम SOPs को सख्ती से फॉलो करें और हुकूमत भी लॉकडाउन के ऊपर बड़ी सख्ती से नजर रख के जहां जहां जरूरत है वहां पे लॉकडाउन होता जाए। ठीक है डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, जो बात प्रोफेसर अताउर रहमान साहब फरमा रहे हैं, आप ये समझते हैं कि इस वक्त जो डॉक्टर्स हैं, अगर मैं स्पेसिफिकली पूछूं, जो डॉक्टर जो इस वक्त हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं इस वक्त सबसे ज्यादा? देखिए, उनके लिए चैलेंजेस वही हैं जो कि सोशल मीडिया वाले हैं, क्योंकि सवालात सबसे पूछे जा रहे हैं कि वैक्सीन, और समझाना उनको कि ये वैक्सीन काम करेगी और ये जैसे डिजीज को, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है ज़्यादा, क्योंकि उनको भी उनकी बात को सुना जाता है, उनको समझा जाता है। और मेरा अपना ख्याल ये है कि हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने जहाँ मसाजिद में जो अपने खुतबात में, जुमे के खुतबात में इस बात को उजागर करें, इसकी आगाही पैदा करें, क्योंकि उनकी आवाज़ में एक वज़न है जिनको बहुत लोग सुनते हैं और एक वहाँ पर जमा होते हैं। तो इसलिए हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा, चाहे वो मीडिया हो, चाहे पॉलिटिकल फोर्सेस हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे डॉक्टर्स हो। तो हम सब मिल के ही इस चीज़ के साथ इसको कंट्रोल कर सकेंगे। तो हम हर एक को अपना अपना हिस्सा अदा करना होगा। तो डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, एक छोटी सा सवाल जो मैं आपसे पूछूंगा, कौन सा ऐसा सवाल है जो आप डॉक्टर से खासतौर के ऊपर सबसे ज्यादा लोग इस वक्त पूछ रहे हैं? वैक्सीन के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल है कि हम लगाएं कि ना लगाएं। एक तो ये है, फिर उसके बाद कुछ जो जिनके साथ कोमॉर्बिडिटीज हैं वो जरूर पूछ रहे हैं। और मैं जिस तरह जो पढ़े लिखे लोग हैं तो काफी लोग यही कह रहे हैं कि हमको, क्योंकि अब आ गई है अवेलेबिलिटी और प्रायोरिटी सेट है कि हेल्थ केयर वर्कर्स और 60 साल से ऊपर। अब जो नीचे वाले जो ज्यादा आबादी, हमारी पाकिस्तान एक यंगर पॉपुलेशन है, हमारी ज्यादा पॉपुलेशन जो है ना 15 से 45 साल पे है, तो उनकी अप्रीहेंशन बढ़ती जा रही है कि हमें कब लगेगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमको इसको फास्ट ट्रैक पे करना चाहिए और हर सबको मिलकर इसके ऊपर काम करना चाहिए। डॉक्टर जावेद अकरम साहब, जो मौजूदा सूरत हाल है और जिस तेजी के साथ ये वायरस और इन्फेक्शन इस वक्त फैल रहा है,
आप समझते हैं कि इस वक्त जो है मुकम्मल लॉकडाउन की जरूरत है? देखें, मैं ये समझता हूं कि हमें बहुत सारे इकदाम करने चाहिए और अभी आई एम श्योर कि एनसीओसी कल बड़े एविडेंस बेस्ड और क्योंकि जाहिर है उनके पास पूरे मुल्क का डाटा है और वो काफ़ी ऐसे स्टेप्स लेगा जो शायद इतने पॉपुलर नहीं होंगे कई ट्रेडर्स के लिए या दुकानदारों के लिए, इनके लिए, रेस्टोरेंट ओनर के लिए, शादीगरों के लिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त वो बहुत ज़रूरी है। हमें हर वो चीज़ करनी चाहिए जिससे ट्रांसमिशन मिनिमाइज हो जाए, जिससे हमारे मरीज़ों की ज़िंदगी बेहतर हो जाएं या बच जाएं और जिससे हम मोर्टेलिटी कम कर सकें। एक घंटे में तकरीबन आज 2 से 3 जाने जा रही हैं और ये बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। तो टोटल लॉकडाउन जो है ये ऑप्शन इतनी अच्छी ऑप्शन नहीं है, बिकॉज आप इसको सस्टेन नहीं कर सकते और इन्फोर्स नहीं कर सकते। देखें, यूके ने ये किया है कि जो कानून बनाया है उस पर इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने इंश्योर की 100%। इस वजह से आज और साथ उन्होंने अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम 50% पॉपुलेशन को कर चुके हैं, तो अब उनकी ट्रांसमिशन बहुत कम हो चुकी है। देखें, यहाँ पे कितने लोगों को वॉयलेशन ऑफ एसओपीज पे जुर्माने हुए हैं या सजा हुई है? हार्डली एनी। और यूके में मेरे बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्त ऐसे हैं जिनकी जीएमसी ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी है, जिनको डिपोर्ट होना पड़ा है सिर्फ इसलिए कि उनको घर में होना चाहिए था उस वक्त और घर में नहीं थे और कैमरे ने पिक किया और जीएमसी से उनका टैग किया गया तो उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुकी है। सीवियरेस्ट पनिशमेंट्स मिली हैं, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट, सजा और जजा का जब तक नहीं होगा निजाम ये नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल अगर मैं आपसे कर लूं और उसके बाद इजाजत चाहूंगा क्योंकि वक्त कम रह गया है। मुझे बताइएगा कि खान साहब की तबीयत से मुतालिक आपके पास कोई इत्तला कि उनकी तबीयत कैसी है अभी? देखिए, मुझे तो यही इत्तला है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो माइल्ड डिजीज में मुब्तला हैं और उनकी अहलिया भी, फर्स्ट लेडी भी माइल्ड डिजीज में है और इंशाल्लाह देखें, इसकी जो ड्यूरेशन होती है जब वो पॉजिटिव चेक टेस्ट होते हैं तो इसके 12 दिन बाद इन्फेक्टिविटी खत्म हो जाती है। चाहे खान साहब दोबारा पीसीआर कराएं या नहीं कराएं तो वो अपने जो जिंदगी के दारोमदार हैं जिसमें उन्होंने हमारे मुल्क को लीड करना है वो रिज्यूम कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसलिए ये तो मैं समझता हूं, लेकिन जाहिर है इतने लोगों को वो मिले होंगे इस दौरान जब से वो पॉजिटिव तो अब हुए, जाहिर है तो उनको टेस्ट एंड ट्रेस करना बहुत जरूरी है। उन सब लोगों को, उनके कैबिनेट मेंबर्स को इसलिए होम आइसोलेशन करनी चाहिए और उनको भी अपने टेस्ट कराने चाहिए। इसका मजीद तक बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जावेद अकरम, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर हमारे साथ थे। आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अब्दुल बारी, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फरीद रईस को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।